अनदर एपिसोड ऑफ फिन स्कूल बाय 5 पैसा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए उसके रूट्स हैं। यानी जब तक आप ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे तब तक फंडामेंटल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट होगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मनी की वैल्यू होती है एंड आपको वो मनी कब मिला और किस समय पर आया आपके पास, उस समय का भी वैल्यू है। और जब आप मनी को अपने पास आने के समय की वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं उसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं और मेरे दो फ्रेंड्स को पैसों की ज़रूरत है। अब दोनों ने पैसे मांग लिए मुझसे। एक फ्रेंड कह रही है कि वो 1 दिन में रिटर्न कर देगी एंड दूसरा फ्रेंड कह रहा है कि वो 6 महीने बाद रिटर्न कर पाएगा। बताइए मुझे किसकी हेल्प करनी चाहिए? वैसे तो दोनों मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन 6 महीने के लिए पैसे लेंड करूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। 1 दिन में वापस आ जाएंगे तो अच्छा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 मंथ्स बाद अगर पैसे वापस आए तो नुकसान कैसे हुआ? पैसे तो वापस मिल ही गए ना। तो दोस्तों, नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि 6 महीने के बाद मिल रहे ये पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं एटलीस्ट अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखती एंड उस पैसे पे कुछ रिटर्न अर्न करती। यानी 6 मंथ्स के बाद वैल्यू सेम नहीं होती मेरे पैसे की। वैल्यू वुड हैव ग्रोन बिकॉज ऑफ द रिटर्न दैट वुड हैव अर्नड। इसीलिए 10,000 टुडे इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन 10,000 लेटर। ये कॉन्सेप्ट को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी इन द फ्यूचर। क्यों? जैसे कि मैंने बताया, आज का अमाउंट आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उसका वैल्यू ग्रो करेगा, सेम नहीं रहेगा। ये ग्रोइंग वैल्यू ही इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मनी विल हैव अ फ्यूचर वैल्यू। मैंने आज 10,000 रुपीज़ बैंक में डाले एट 4% इंटरेस्ट पर एनम। तो आफ्टर 6 months माई 10,000 वुड बी वर्थ 10,200 रुपीज़। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। अब सोचिए कि अगर मेरा फ्रेंड मुझे बोलता कि वो मुझे 12,000 देगा आफ्टर 1 year इफ़ आई गेव हिम 11,000 इंस्टेड ऑफ 10, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे अपना नुकसान होने से बचाना है तो मुझे 12,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। चलिए समझ लेते हैं। 4% का इंटरेस्ट रेट अर्न करती तो 12,000 डिवाइडेड बाय 1.04 रेज टू 1, ये हुआ 11,534। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 12K इज 11,534 एंड ही इज आस्किंग मी ओनली फॉर 11,000। मतलब मेरा 534 रुपीज़ का गेन है। तो बिल्कुल मुझे इसी फ्रेंड को 11,000 देने चाहिए। ये प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करते समय आप ये कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। वो ऐसे कि एज एन इन्वेस्टर आपके पास भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप कौन से में इन्वेस्ट करें और कौन से में नहीं, ये डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरे दो फ्रेंड्स ने मुझसे पैसे मांगे, वैसे हर बार 2-3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी ही आपके पास। तो जब आप डिसाइड कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट का नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है एंड जिसका पॉजिटिव होगा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। लेकिन ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? एकदम सिंपल है। नेट यानी आउटफ्लो माइनस इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू यानी आज का वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हुआ present value of all your outflows minus inflows that you expect from an investment. Earlier example में जहाँ मैं अपने फ्रेंड को 11,000 दूंगी एंड इन रिटर्न वो मुझे 12,000 देगा आफ्टर 1 year, इसमें मेरा आउटफ्लो था 11,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू भी हुआ 11,000 क्योंकि आज का वैल्यू है एंड इनफ्लोज इज 12,000 आफ्टर 1 year और उसका प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया एज 11,534 रुपीज़। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हुआ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो यानी 11,534 माइनस 11,000 इक्वल्स 534 एंड दिस इज पॉजिटिव। वही मैंने बताया ये इन्वेस्टमेंट में मेरा फ़ायदा है एंड फ़ायदे का अमाउंट इज़ नथिंग बट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी एग्जाम्पल में सोचिए, अगर मुझे साल के लिए मनी इन्वेस्ट करना हो तो मुझे 10% मिलेगा। वाओ, इसका मतलब 11,000 में
10% पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास 11,000 एक साल बाद हो जाते हैं 12,100। अब मेरा 100 रुपीज़ का लॉस है। समझे क्या हुआ? जैसे ही इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, ये डील लॉस मेकिंग हो गया एंड एनपीवी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको जब ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तब मनी भी ज़्यादा ग्रो होगा। ये ना ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं एंड सामने इजी टीम है तो आपका क्रिकेट अच्छा है, एंड अगर एक टफर टीम है तो डजंट लुक सो गुड, राइट? सिंपल है। चलिए मान लेते हैं मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दे दिए ₹11,000। क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए तो मैंने वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट नहीं किए। बेसिकली अब क्योंकि मैंने ये पैसे इन्वेस्ट नहीं किए तो इसमें भी एक कॉस्ट छुपा हुआ होता है। ऐसे कॉस्ट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि मैंने ये पैसे पे जो अपॉर्चुनिटी लूज की रिटर्न कमाने की, इसे मार्केट में कहेंगे अ लॉस ऑन द अपॉर्चुनिटी, और उसे कंपेयर किया जाएगा बेयर मिनिमम रिटर्न जो मैं कमा सकती थी उस पैसे पे। इसको ट्रेड ऑफ भी कह सकते हैं, यानी एक इन्वेस्टमेंट को दूसरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिलेक्ट करना एक तरीके का ट्रेड ऑफ होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे ट्रेड ऑफ को एक स्पेसिफिक फिगर असाइन करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आप लाइफ में डेली डील करते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए विच टेक्स लॉन्गर टाइम देन ड्राइविंग डाउन योरसेल्फ, आपने पेट्रोल का कॉस्ट तो सेव कर लिया लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया एंड वो टाइम में जो काम हो सकता था वो भी मिस हो गया। वैसे ही जब आप केक चूज़ करते हैं ओवर रोस्टेड आइटम्स, टेस्ट चूज़ हो गया ओवर हेल्थ। ये भी एक टाइप का ट्रेड ऑफ है। ऐसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू टेक हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिपरकशन टू इट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 इक्वल्स फोरगॉन ऑप्शन माइनस चोजन ऑप्शन। अगर मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू माई फ्रेंड बैंक में अमाउंट रखा होता तो आई वुड हैव गॉटन 4% एंड आई वुड हैव मिस्ड ऑन 9.09%। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ 9.09 माइनस 4 इक्वल्स 5%। लेकिन इसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड को पैसा देना इज़ अ हायर रिस्क एज कंपेयर टू कीपिंग इट इन अ बैंक। तो हायर रिस्क हैज़ टू कम विद अ हायर रिवॉर्ड। जैसे कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हायर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगा क्योंकि रिस्क हाई है। फिक्स डिपॉजिट में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा, और अगर गवर्नमेंट को दिया है पैसे बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड तो वहाँ तो ज़ीरो रिस्क है तो रिटर्न भी कम होगा। इन्वेस्टिंग की दुनिया में गवर्नमेंट बॉन्ड जो इंटरेस्ट रेट देते हैं उससे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कहते हैं, एंड आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क फ्री रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपको भी इन्वेस्ट करना है तो बेयर मिनिमम आपको रिस्क फ्री रेट से तो ज़्यादा रिटर्न मिलना ही चाहिए ना। इसको नेक्स्ट एपिसोड में और डिटेल में समझेंगे गाइस। थैंक यू।